गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, शासक और इतिवृत्त मुग़ल दरबार, यानी कि किंग एंड क्रॉनिकल्स मुग़ल कोर्ट। तो इसमें हमने पहले वीडियो में समझा था कि ये चैप्टर किस लिए है। तो इसमें ये बताया गया है कि मुग़ल शासकों ने अपने दरबारियों के द्वारा जो इतिहास का वर्णन किया है वो इस चैप्टर में बताया गया है कि उन्होंने इतिहासकारों ने, दरबारी इतिहासकारों ने किस तरह से मुग़लों का इतिहास प्रस्तुत किया। अब हम इस वीडियो में कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ बातें पढ़ी थी, और जैसे एक चीज़ है यूनिफाइंग फोर्स, यानी कि अकबर ने एक लोगों को एकीकृत करने के लिए एक नीति अपनाई थी जिसे कहते हैं सुलह-ए-कूल की नीति, यानी कि पूर्ण शांति की नीति। तो ये सुलह-ए-कूल का जो आदर्श था ये क्या था? जैसे मान लीजिए अकबर के दरबार में बहुत सारे रिलीजियस और एथनिक ग्रुप काम करते थे, बड़े बड़े ऊंची ऊंची पदवियों पे थे, जैसे ईरानी, तुरानी, अफ़गानी, राजपूत, दक्कनी। तो इनमें किसी भी तरह का आपस में मनमुटाव ना हो और राज्य सत्ता को किसी भी तरह की क्षति ना पहुँचे, इसलिए इसने जो है ये नीति अपनाई थी। और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी थी, लेकिन उनके साथ एक शर्त और होती थी कि वे राज्य सत्ता को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे और आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। तो इससे क्या हुआ कि शासन में जो है, जो ताकतवर लोग थे उन पर नियंत्रण लगता था। ये भी बताया गया है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा और जजिया जैसे करों को जो है समाप्त कर दिया था, जो कि गैर मुस्लिम लोगों के ऊपर लगाए जाते थे। इसके अलावा जो है ये भी दिखाने की कोशिश बताया गया है कि जो मुग़ल शासक थे वो न्याय के ऊपर बहुत विचार करते थे, और उनके यहाँ दुर्बल और जो सबल व्यक्ति हैं सबको जो है एक साथ रहें और सबको एक माना जाए। इसको उन्होंने जो दरबारी चित्र हैं उनके माध्यम से प्रस्तुत किया है। जैसे आप देखेंगे ये शेर और गाय का चित्र है। इसमें शेर और गाय राज दरबार के चित्र के नीचे बना हुआ है। चित्र आपस में चिपटे हुए बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबल और दुर्बल दोनों व्यक्ति जो है आराम से मुग़ल राजाओं के समय में रहते थे। इसके बाद जो और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे एक ये है कि मुग़लों ने समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है राजधानी परिवर्तन किया। पहले जैसे मुग़लों ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, फिर 1570 में फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद शाहजहाँ ने दिल्ली में जो शाहजहानाबाद था उसको जो है अपनी राजधानी बनाया। तो इस तरह से समय समय पर जो है राजधानी परिवर्तन भी किया गया। और इतिवृत्तों में ये और भी बहुत सारी बातें हैं। उनमें एक बात ये भी है कि जो मुग़ल संभ्रांत व्यक्ति थे, जो नोवेल्टी लोग थे, कि उनके बीच में जो है हैसियत उनकी निर्धारित करने वाले जो हैं नियम बने हुए थे कि किस व्यक्ति को राज दरबार में क्या पदवी या कितनी हैसियत या कितना ऊंचा दर्जा जो है मिलेगा। ये जो है राजा के द्वारा निश्चित किया जाता था। और तो इसमें जो है कई बार जो है किसी भी दर्जे का हिसाब इस बात से लगाया जाता था कि व्यक्ति किस तरह से जो है अभिवादन कर रहा है। मान लीजिए जैसे उदाहरण है एक कि किसी व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुक के अभिवादन किया जाता था, तो उस व्यक्ति की हैसियत जो है ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी, क्योंकि वो ऊंचे पद पे है। तो उसके सामने जो भी निचले मतलब दर्जे के लोग हैं वो उसके सामने ज़्यादा झुक के अभिवादन करेंगे। तो अभिवादन करने के तरीके बहुत सारे थे, जैसे सिजदा, दंडवत लेट के अभिवादन करना, या जमी बोसी यानी कि ज़मीन को चूम के अभिवादन करना। ऐसे जो है अनेक तरीके थे। एक और नियम
दर्शाया गया है, जिसको कहा गया है झरोखा दर्शन। तो ये झरोखा दर्शन क्या होता था कि राजा अपने जो उसका किला होता था, महल होता था, उसके छज्जे पे या उसमें जो है एक झरोखा टाइप होता था, उसमें से क्या करता था, वो अपनी भीड़ को, जो आम लोग होते थे, चाहे वो किसान हैं, व्यापारी हैं, सैनिक हैं, उनको जो है अपनी झलक दिखाया करता था। और राजा को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, तो उसको कहा जाता था झरोखा दर्शन। यानी कि राजा जो लोगों को अपनी झलक दिखाया करता था, दर्शन देता था। और इसके बाद जो है बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते थे, और जो भी परिवार में शादी विवाह होते थे उन पे जो है बहुत बड़ी रकम जो है खर्च की जाती थी। जैसे कहा जाता है कि दारा सिकोह और नादिरा की जो शादी हुई थी, तो उसमें 32 लाख रुपए जो है खर्च किए गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो शाही परिवार के लोग जो है खर्चा भी बहुत करते थे। और उस समय जो है जो मुग़ल शासक थे, उनके यहाँ एक और जो नियम था महत्वपूर्ण, वो ये था कि पदवियाँ, उपहार और भेंट, यानी कि टाइटल्स और गिफ्ट का था। तो ये टाइटल्स और गिफ्ट क्या हैं, जैसे जब भी जो राजा होता था वो अपने राज्याभिषेक के समय, ये जब उसका राज्यारोहण किया जाता था, उस समय जो है वो बहुत सारी पदवियाँ जो है लोगों को, या मान लीजिए किसी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर दी, तो मुग़ल बादशाह जो है कई तरह की पदवियाँ धारण करते थे। और कई बार क्या है कि जो उनके दरबार में कुछ लोग होते थे जो उनको बहुत महत्वपूर्ण लगते थे, उन व्यक्तियों को भी वो पदवियाँ प्रदान करते थे। जैसे औरंगज़ेब के यहाँ पे जय सिंह और जसवंत सिंह थे, तो उसकी सेना का पूरा कारोबार देखते थे, तो उसको मिर्ज़ा राजा की उपाधि दे दी गई उनको खुश करने के लिए। कई बार जो है लोग पदवियाँ खरीदने की कोशिश भी करते थे अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। तो इस तरह से जिन्हें महत्वपूर्ण माना जाता था उनको पदवियाँ दी जाती थी। लोग राजा को पुरस्कार भी देते थे, पुरस्कार नहीं मतलब राजा को धन देते थे या उपहार, नज़्र कहा जाता था जिसको, तो उपहार के रूप में धन देते थे। जब भी वो राजा के दरबार में आते थे तो वो उसके लिए कुछ धन लेके आते थे। धन कुछ भी हो सकता है, उस समय जो सिक्का चलता था वो, या फिर सोना चांदी, कुछ भी हो सकता था उपहार में। और मान लीजिए राजा के दरबार में जब कोई आता था तो राजा भी कई बार जो है उनको उपहार दिया करता था। तो उपहार में बहुत सारी चीज़ें होती थी, कीमती चीज़ें भी उसमें दी जाती थी। इस शाही परिवार जो होता था मुग़ल दरबार में, उसको हरम कहा गया है। अब ये हरम शब्द जो है ये फ़ारसी में अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो पवित्र स्थान कहा जाता है। तो जो शाही परिवार था उसमें बादशाह और उसकी पत्नियां, उपपत्नियां और जो दूसरे हैं उनकी माताएं हैं, चाची, मौसी, बच्चे, मतलब सारा परिवार जो है रहता था। और मुग़लों में जो है जो शादियां होती थी, तो अगर शाही परिवार से विवाह हुआ तो उस स्त्री को बेगम कहा जाता था। और मान लीजिए कोई नोवेल परिवार की स्त्री है, उससे विवाह हुआ तो उसको अगहा कहा जाता था। और इसके बाद जैसे मान लीजिए कोई ऐसे सामान्य स्त्री से विवाह हुआ तो उसको जो है अगाचा, यानी एक तरह से पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाता था, उपपत्नी कही जाती थी। और इनको जो है नगद मासिक भत्ता दिया जाता था जो उपपत्नियां होती थी। और इसके बाद कुछ जो है बहुत सारे दास भी हुआ करते थे, महिला पुरुष गुलाम के रूप में भी रहा करते थे शाही परिवारों में। तो इस तरह की व्यवस्था थी वहाँ पे। मुग़ल दरबार में किस तरह की जो है भर्ती प्रक्रिया थी, यानी कि लोगों को कैसे सेलेक्ट किया जाता था नौकरी के लिए, और किस तरह के रैंक उनको जो है प्रदान किए जाते थे। जैसे आजकल के नौकरी में भर्ती की जाती हैं तो किस तरह से जो है भर्ती की जाती थी।
मुग़ल दरबार में ये देखा गया है कि बहुत सारे जो है नृजाति या कहेंगे धार्मिक समूह को जो है शासन में स्थान दिया गया था और उनको ऊंची ऊंची पदवियां प्रदान की गई थी। तो इसका एक कारण ये भी था कि जो भारत में जब मुग़लों ने शासन किया तो उस समय जो है विभिन्न समुदाय के लोग थे और वो ताकतवर थे, तो उनका मुग़ल शासक अपने यहाँ फ़ायदा उठाना चाहते थे और वो किसी भी प्रकार का विद्रोह ना करें, वो भी जो है समाप्त हो जाएगा। तो इनको अपने राज्य में जो है दर्जा दिया गया, बहुत सारी पदवियाँ प्रदान की गई। दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक है जात और दूसरा है, जो दूसरा शब्द है वो है सवार। तो ये जात और सवार क्या थे? जात क्या है? जात एक तरह से जो है जो शाही पदानुक्रम में जो अधिकारी होते थे या मनसबदार, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। तो जो मनसबदार होते थे उनके पद और वेतन का एक तरह से सूचक शब्द है ये। और सवार ये बताता है कि कौन सा जात या मनसबदार जो है कितने घोड़े रख सकता था, यानी कि घुड़सवार रख सकता था। तो ये दोनों चीज़ जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट थी मुग़ल दरबार में। और इसके बाद जो है जैसे जो मनसबदार होते थे उनको वो कितने घुड़सवार रख सकते हैं, इसके अनुसार जो है उनका ओहदा तय होता था कि वो किस पोजीशन पर हैं। इसके बाद जैसे जो सैन्य कमांडर होता था वो घुड़सवारों की भर्ती करता था, हथियार उनको प्रदान करता था, उनको ट्रेनिंग देता था और ये काम उसको जो है किए जाते थे। जो घोड़े रखे जाते थे सेना में उनको दागने की यानी एक मार्क लगा दिया जाता था, ऐसी प्रथा थी ताकि पता चल जाए कि ये सेना का घोड़ा है, शाही घोड़ा है या आम घोड़ा है। तो उनके शरीर पर जो है एक तरह का निशान लगा दिया जाता था, उसको दागने की प्रथा कहा जाता था। और इसके अलावा जैसे और अधिकारी होते थे, महत्वपूर्ण अधिकारी जो सैन्य अधिकारी नहीं होते थे, सेना से जो अलग अधिकारी होते थे वो कौन होते थे? एक होते था दीवाने आला, वित्त मंत्री कहेंगे हम उसको। दीवाने आला का मतलब है वित्त मंत्री। और सद्र उस सुदूर एक तरह से जो न्यायाधीशों की न्यायाधीश काजी होते थे उस समय उनकी नियुक्ति करता था, या अनुदान देने वाला जो मंत्री होता था उसको सद्र उस सुदूर कहा जाता था। और इसके बाद जो है दरबार में और भी बहुत सारे अधिकारी होते थे। तो जैसे आप लेखक होते थे जिसे वाक़िया नवीस कहा जाता था। तो लिखने का जितना भी काम है वो वाक़िया नवीस के द्वारा किया जाता था। कोई भी दरबार में लिखने का काम है, राजा ने किसी का हालचाल पूछ लिया या पदवी जो दी गई हैं या पद प्रदान किए गए हैं उनको कितना दान दिया गया, कोई भी राज्य से संबंधित बात थी वो इनके द्वारा लिखी जाती थी। अच्छा, सूचना तंत्र जो है बहुत मजबूत था मुग़ल शासकों का। तो सूचना इतने बड़े राज्य में कैसे पहुंचाई जाती थी? तो ये पहुंचाने का था कि जो बांस के डिब्बे होते थे उनमें लपेट के जो है जो सूचना होती थी रख दी जाती है। हरकारे होते थे, उनको कहा जाता था कसीद या पथमार, यानी कि एक तरह से डाकिया आप कह लें। वो सूचना पहुंचाने का काम करते थे और ये काम घोड़ों पे किया जाता था। और ऐसा नहीं था इसका कोई टाइम निश्चित था कि 8 बजे से 5 बजे तक या 6 बजे तक ऐसे दिन में काम किया जाए। पूरे टाइम जो है ये लोग काम करते थे। जब भी सूचना पहुंचाने की ज़रूरत थी तो ये इस काम को जो है अंजाम देते थे और बहुत ही तीव्र गति से जो है सूचना पहुंचाने का काम करते थे। तो सूचना, अगर किसी भी राज्य में सूचना संचार या सूचना के साधन अच्छे हैं तो क्या है, राज्य जो है मजबूत होता है। अब जैसे मान लीजिए ये तो हुई केंद्र सरकार की बात। केंद्र को पूरे सेंट्रल सिस्टम जो था उनका
उसको फिर उन्होंने कैसे डिवाइड किया हुआ था, उसको उन्होंने डिवाइड किया था अपने प्रांतों में। प्रांत को उस समय सूबा कहा जाता था। सूबे बहुत सारे होते थे, पूरे राज्य को सूबों में विभाजित कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, केंद्र को सेंट्रल जो पूरा उनका जो स्टेट वो था, राज्य था, उनको सूबों में बांट दिया गया, प्रोविंसेस में। और उसके बाद जो है जो सूबे थे उनको किस में बांटा जाता था, और हिस्सों में बांट दिया जाता था। जैसे एक इकाई होती थी परगना, और परगने में जो है बहुत सारे अधिकारी होते थे। जैसे एक अधिकारी होता था कानूनगो, वो जो भी टैक्स आया करता था ज़मीन से उसको देखता था। और जैसे एक अधिकारी होता था चौधरी, जो टैक्स होता था उसको इकट्ठा किया करता था गांव-गांव में जाके, जगह जगह जाके। और काजी भी होते थे। तो इस तरह से जो है जो शासन व्यवस्था थी उसका जो है विभाजन किया गया था, ताकि शासन चलाने में जो है किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। तो इस तरह से जो है मुग़ल शासन को बहुत मजबूत बनाने के लिए विभिन्न तरह के जो है इंतजामात किए गए थे। अकबर के बारे में ये भी कहा जाता है कि अकबर ने जो है कुछ दूसरे धर्म के लोगों से उसने विचार विमर्श किया, दूसरे धर्मों को जानने की कोशिश की। तो इनमें जो बताया गया है महत्वपूर्ण, वो है जेसुइट पादरी जो होते थे, धर्म प्रचारक। ईसाई धर्म से संबंधित हैं ये। ईसाई धर्म का एक शाखा है जेसुइट, और उसके जो पादरी थे उनसे अकबर ने जो है विचार विमर्श किया, उसके धर्म के बारे में जानने की कोशिश की, और उनको जो है वो अपने दरबार में बहुत ही महत्वपूर्ण जो जगह देता था। तो ये भी कहा जाता है कि अकबर जो है विभिन्न धर्मों को जानने की कोशिश करता था, और उसके बाद जो है उसके विचार जो है बहुत उदार हो गए, और विभिन्न संप्रदायों के बारे में जानने के बाद वो उदार हो गया, और उसने जो है रूढ़िवादी तरीक़ों को छोड़ दिया।